नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सीपीसीटी की तैयारी को और बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में और आपकी अपनी तांडव क्लास में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज 21 तारीख के दिन हमारी जो कक्षाएं हैं, जो आगामी जो कक्षाएं होंगी उनका आज पहला दिन है। तो आज जो पहला दिन है इसमें हम ज़्यादा पढ़ाई ना करते हुए जो हमारी कक्षाएं होंगी उनकी रूपरेखा क्या होंगी उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों लगी, कंप्यूटर को बनाया क्यों गया, कंप्यूटर का विकास किस तरीके से हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का जो अब तक का विकास है वो 5 पीढ़ियों का विकास हो चुका है। 5वीं जनरेशन यानी कि 5th जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो हम आज की तारीख में यूज़ कर रहे हैं। तो इससे पहले वाली जो 4 जनरेशन थी उनका कंप्यूटर क्या था, और पहले की जनरेशन जब पहली जनरेशन का कंप्यूटर बन गया तो फिर दूसरी का क्यों बना, और अगर दूसरी बन गई तो फिर तीसरी क्यों बनी, तीसरी बन गई तो फिर चौथी क्यों बनी, और अगर चौथी बन गई तो 5वीं क्यों बनी, और अगर अब 5वीं बन गई है तो क्या 6ठी जनरेशन का कंप्यूटर भी आएगा। इन्हीं सारी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जब व्यक्ति को आवश्यकता महसूस हुई गणना करने की, जैसे हमें करना है 2 + 2, सिंपल सा नंबर है 4 हम कर देंगे, लेकिन जब हमें करना हुआ इस तरीके से, अब तो जब इतनी चीज़ों का, इतनी सारी संख्याओं को हमें जोड़ना है तो हमें इसको जोड़ने में लग रहा था भारी भरकम समय और ना हमारे पास इतना दिमाग था। तो इसके लिए हमने सोचा कि कुछ ऐसी मशीन बनाई जाए जो इस तरह के जटिल कामों को भी अत्यंत कम समय में कर सके। तो इसके लिए बनाया गया, गणना को करने के लिए बनाया गया दुनिया का पहला कंप्यूटर। तो अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम जो कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था वो किस चीज़ के उद्देश्य के लिए किया गया था, यानी कि किस चीज़ की उपयोगिता को पूरा करने के लिए कंप्यूटर का जो है आविष्कार किया गया था, तो आपको क्या लिखना है कि कंप्यूटर का आविष्कार करने का जो पहला कारण था, जो पहली ज़रूरत थी वो थी हमें क्या करना था, गणना के कार्य को सरल बनाना था, यानी कि गणना कार्य के लिए कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। सिंपल सी बात है, आ गई समझ में। तो पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था, दुनिया का जो पहला कंप्यूटर, हम यहाँ पे लिख लेते हैं चारों पांचों जितनी भी पीढ़ियाँ हैं। यहाँ हमारी क्या हो जाएगी, प्रथम पीढ़ी। यहाँ हमारी क्या हो जाएगी, द्वितीय पीढ़ी। यहाँ हमारी हो जाएगी तृतीय पीढ़ी। यहाँ हमारी हो जाएगी चतुर्थ पीढ़ी, और यहाँ हमारी हो जाएगी पंचम पीढ़ी, यानी कि 5th जनरेशन। ठीक है, इस तरीके से 5 जनरेशन हमारी यहाँ पे हो जाएंगी, और इन 5 जनरेशनों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इस जनरेशन के कंप्यूटर की क्या विशेषताएं थी, इस जनरेशन में क्या विशेषताएं थी, इसमें क्या थी, इसमें क्या थी और इसमें क्या थी। ठीक है, तो इन सभी जनरेशन को अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारी 5 पीढ़ी है, इन 5 पीढ़ी के बारे में कुछ विशेष बातें। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी, आप लोग सोच रहे होंगे कि एकदम से बोर्ड कैसे भरा गया, कि हमने वीडियो को बीच में छोड़ तो नहीं दिया। तो मैंने देखो क्या किया कि जितनी भी ये चीज़ें थी इन सबको मैंने लिख के रख लिया। अगर मैं इन चीज़ों को अभी लिखता तो 10 से 15 मिनट मेरे सिर्फ लिखने में ही वेस्ट हो जाते। ठीक है, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास कि ऐसे घुमाया और दूसरी वाली स्लाइड आ गई है ना, तो पूरा मुझे लिखना पड़ा। अब मैंने जब तक लिखा उतने समय को मैंने बीच में कट कर दिया, और जो जो लिखा उसको मैं आपको अब समझा देता हूँ कि मैंने क्या लिखा और क्यों लिखा। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमने अभी तक बात की कितनी पीढ़ियाँ हैं हमारी, 1 2 3 4 5। इतनी बात समझ में आ गई, दिमाग में घुसी या नहीं घुसी कि कितनी पीढ़ियाँ हैं कंप्यूटर की, 5 पीढ़ियाँ हैं। कितनी, हमारी 5 उंगलियों के बराबर। अगर भूल जाओ तो क्या याद रखना है कि जितनी हमारी उंगलियाँ हैं उतनी कंप्यूटर की क्या है, पीढ़ियाँ हैं। आगे बात समझ में, नो डाउट। तो जो पहली पीढ़ी थी वो हमारी कब आई, पहली पीढ़ी आई हमारी 1942 में। 1942 में, 1942 से वो कब तक चली, 1955 तक। 1942 से वो कब तक चली, 1955
तक। 42 में 8 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएंगे, 50 और 8 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 50, 50 और 5 55 हमारे हो जाएंगे। यानी कि ये वाली जो पीढ़ी थी लगभग 13 साल चली। कितने वर्षों तक चली? 13 वर्षों तक। अब देखो ये जो निर्वात ट्यूब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका बड़ा भारी महत्व है। निर्वात ट्यूब, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनका जो आकार था इतना बड़ा था कि भाई साहब हमारा ये जो पूरा कमरा है अगर इसको भी हम भर दें तो भी हमारा जो कंप्यूटर वो इसमें नहीं रखा पाएगा, उमा नहीं पाएगा, है ना, इसमें उमाना उसके लिए संभव नहीं था। अब जब इतनी भारी भरकम हमारे पास मशीन होगी और मशीन के पुर्जे जब काम करेंगे तो हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या होगा? गर्म होगा। तो जब वो गर्म होगा तो उसकी जो हार्डवेयर है, जैसे आजकल भी पहले क्या होता था कि जो मोटर गाड़ियाँ होती थी, हमारी बस होती थी, कार होती थी, इनमें पानी डाला जाता था। वो इसलिए डाला जाता था ताकि वो हमारा कंप्यूटर, हमारा जो इंजन है, इंजन को वो क्या कर रखें? ठंडा रख सके। तो वही का वही काम यहाँ पे क्या करता था? निर्वात ट्यूब। निर्वात ट्यूब को इंग्लिश में कहा जाता है वैक्यूम ट्यूब। अगर ऑप्शन में आ जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता था और अगर आ गया वैक्यूम ट्यूब तो आपको निर्वात ट्यूब और वैक्यूम ट्यूब दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। तो निर्वात ट्यूब का कार्य यहाँ पे क्या था? प्रथम प्रमुख कार्य वो था कि कंप्यूटर को क्या करना है? हमें ठंडा रखना है। दूसरी बात देख लो, जब दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आया तो उसमें क्या हो गया? ट्रांजिस्टर आ गया। उसमें क्या गया? ट्रांजिस्टर आ गया। तीसरी पीढ़ी की जो कंप्यूटर थी तो उसमें देखो यहाँ से कंप्यूटर के विकास ने अपनी क्या पकड़ ली? एक अलग ही रफ्तार पकड़ ली। ट्रांजिस्टर के बाद आई हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट। सीपीसीटी में कई दफ़ा ये क्वेश्चन आता है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या है? आईसी चिप जो होती है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आईसी का फुल फॉर्म आपको लगाना है इंटीग्रेटेड सर्किट। लिख लीजिए कॉपी में, आईसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा? इंटीग्रेटेड सर्किट। किसकी जगह आया ये? तो ये आ गया भाई साहब ट्रांजिस्टर की जगह। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है एसएसआई। एसएसआई का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। दूसरा क्या लिखा है हमने? एमएसआई यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें काय में आ गई? तीसरी पीढ़ी में 3 चीज़ें आ गई। एक आईसी चिप आ गई यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। दूसरा क्या हो जाएगा? एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, चौथे में आ जाइए। चौथे में हमारा क्या आ गया? एमपी। चौथे में हमारा क्या आ गया? एमपी। एमपी के बाद आ गया वीएलएसआई। एमपी और वीएलएसआई। अब देखो एमपी मैंने जो लिखा है तो जो आज का जो सीपीयू हमारा है, माइक्रो प्रोसेसर जिसको हम कहते हैं, वो माइक्रो प्रोसेसर आ गया था हमारी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। एमपी का मतलब क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। और ये भाई साहब जो यहाँ पे चले आ रहे थे एमएसआई, ये हो गए अब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखो पूरी चीज़ समझा देता हूँ। एसएसआई, एमएसआई, वीएलएसआई, यूएलएसआई, इन चारों के फुल फॉर्म आपको आराम से पता चल जाएंगे। एसआई का क्या हो जाएगा? स्केल इंटीग्रेशन। एसआई क्या हो जाएगा? स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल, मीडियम, वेरी लार्ज और अल्ट्रा लार्ज। आगे बात समझ में। तो जो चतुर्थ पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें आया हमारा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और उसके साथ क्या आ गया? माइक्रो प्रोसेसर भी आ गया। ये हार्डवेयर थे। ठीक है, पांचवी पीढ़ी में हम क्या लेके आ गए? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो चला 1942 से 1955 तक। अब 55 के बाद आ गया 56। तो दूसरी पीढ़ी का कब से चला? 56 से लेके तो 64 तक, कोई डाउट नहीं है ना। 56 से लेके कब तक चला वो हमारा? 64 से। अब 64 के बाद क्या आएगा? 65। तो तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो चला हमारा 65 से लेके 75 तक। अगर तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर 75 तक चला तो चौथी पीढ़ी का कब से चलेगा? 76 से स्टार्ट होगा ना। तो देख लो, आपको पता था 76 से कब तक चला? 89 तक। अब अगर चौथी पीढ़ी का 89 तक चला तो पांचवी पीढ़ी का कब तक चलेगा? 90 तक चलेगा ना। 90 से स्टार्ट होगा ना। तो देखो 1990 से अब तक पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर याद रखना सबसे आसान है कि भाई साहब 1990 से अब तक हम 5th जनरेशन के कंप्यूटरों पर ही क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि हार्डवेयर के रूप में क्या गया इसमें? वेरी लार्ज इसमें स्केल इंटीग्रेशन। साथ ही अब इसमें कुछ नई नई चीज़ें भी जुड़ी हैं। इसमें देखो नोटबुक भी जुड़ गया, लैपटॉप भी जुड़ गया और हमें एक बहुत ज़्यादा सहायक चीज़ भी यहाँ पे प्राप्त हुई। वो क्या प्राप्त हुई हमें? इंटरनेट।
यानी कि अगर सीपीसीटी में क्वेश्चन आए कि इंटरनेट का जो विकास है कंप्यूटर की किस पीढ़ी के अंदर किया गया था, कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर तब चल रहा था जब इंटरनेट का विकास हुआ, तो हमें क्या लिखना है, 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर। साथ ही एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के अंदर इंटरनेट कब लागू हुआ, तो आराम से लिख लीजिए 15 अगस्त 1995। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं मेमोरी की, कि जब हमारा कंप्यूटर काम करता था 5वीं जनरेशन का, तो इनमें मेमोरियाँ किस प्रकार से होती थी। तो देखो, फर्स्ट जनरेशन का जो मेमोरी जो इसमें स्टोर होती थी वो होती थी पंच कार्ड के माध्यम से। किसके माध्यम से? पंच कार्ड, पेपर टेप के माध्यम से। देखो, पंच कार्ड, ये क्वेश्चन सीपीसीटी का फेवरेट है कि पंच कार्ड का उपयोग मेमोरी के रूप में कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाता था। पंच कार्ड का उपयोग मेमोरी के रूप में कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाता था। तो पंच यानी कि 5 कार्ड, तो 5 में से जो सबसे पहली पीढ़ी थी उसमें पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। आ गई बात समझ में, पंच कार्ड और पेपर टेप। दूसरी जो जनरेशन थी, दूसरी में हमने क्या करा, थोड़ा चुंबकत्व दिमाग लगा दिया, चुंबक वाला, तो एमएम यानी मैग्नेटिक मेमोरी। दूसरी जो पीढ़ी आई मैग्नेटिक मेमोरी। अब मैग्नेटिक मेमोरी में 2 मेमोरी लगा दी, मैग्नेटिक टेप और एक मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, है ना, 2 तरह की मेमोरी हमने किस में लगा दी, द्वितीय पीढ़ी में, है ना। पहली पीढ़ी में लगाई पंच कार्ड, दूसरी में क्या लगा दी, मैग्नेटिक टेप। अब आ जाओ तीसरी में। तीसरी में हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, मैग्नेटिक मेमोरी में क्या कर दी, थोड़ी सी वृद्धि कर दी, कुछ उसमें हमने क्या कर दिए, चेंजेस कर दिए। ठीक है, कुछ उसमें हमने क्या कर दिए, चेंजेस कर दिए। फिर हम काय में आ गए, अपने चौथी वाली जनरेशन में आ गए, है ना। चौथी जनरेशन में हमने मेमोरी के लिए किसका उपयोग किया, सेमीकंडक्टर का। किसका उपयोग किया, सेमीकंडक्टर का। 5वीं पीढ़ी की तो सब हमें पता ही है कि इसमें किस तरह की मेमोरियाँ चलती हैं। इसमें वर्चुअल मेमोरी भी चलती है। 5th जनरेशन यानी कि वर्तमान में वर्चुअल मेमोरी भी चलती है, ऑप्टिकल डिस्क भी चलती है। देखो, ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, सारी मेमोरियाँ इसमें चलती है। साथ ही हमने ये जो एमएम वाली जो थी, इन सब में भी क्या की, वृद्धि अपनी करी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में किसका उपयोग किया जाता था, तो आपको क्या लिखना है कि पंच कार्ड। क्या लिखना है, पंच कार्ड और पेपर टेप। दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें, तो उसमें लिखना है एमएम, 2 यानी एमएम, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक मेमोरी, एक मैग्नेटिक टेप और एक मैग्नेटिक डिस्क। तीसरी पे जाओ, तीसरी में हमने क्या किया, तीसरी में हमने कुछ नहीं किया, मैग्नेटिक में ही क्या कर दी, थोड़ी सी वृद्धि कर दी। चौथी में आए तो हमने चौथी में हमने क्या किया, सेमीकंडक्टर जोड़ दिया। चौथी में क्या जोड़ दिया, सेमीकंडक्टर। 5वीं की तो आपको अभी पता होंगी क्योंकि 5वीं की अभी हम लगातार भी पढ़ेंगे। 5वीं में हमने क्या कर दिया, वर्चुअल मेमोरी, है ना, वर्चुअल मेमोरी, और एक और हमने क्या जोड़ दी, आपकी ऑप्टिकल डिस्क भी जोड़ दी। आगे बात समझ में। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं, 5 पीढ़ियाँ, क्योंकि हमारी उंगली भी कितनी है, 5 है। 1 2 3 4 5। पहली जो पीढ़ी थी इसमें किसका उपयोग किया जाता था, हार्डवेयर के रूप में, तो इसमें किया जाता था निर्वात ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब या फिर निर्वात ट्यूब। दूसरी पीढ़ी में हमने फिर किसका उपयोग किया, बिना देखे बताओ, दूसरी पीढ़ी में हमने किसका उपयोग किया, निर्वात ट्यूब को अगर हम हटा देंगे तो हमने किसका उपयोग किया, देखो लिखा हुआ यहाँ पे किसका उपयोग किया, ये ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को लेके आ गए। दूसरी में काय को लेके आ गए, हम ट्रांजिस्टर को लेके आ गए। फिर दूसरी के बाद तीसरी में हम एक और नई चीज़ लेके आ गए, काय को लेके आ गए हम, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट हम किस में लेके आ गए, तीसरी पीढ़ी में। साथ ही क्या लेके आ गए हम, SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और एक और क्या लेके आ गए, MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। चौथी में हमने क्या कर दिया, चौथी में हम एक और चीज़ लेके आ गए, MP, मध्य प्रदेश आ गया चौथी में, माइक्रो प्रोसेसर आ गया, और उसके अलावा एक और क्या आ गया, MSI में भी तो थोड़ा सा होगा विस्तार। अब स्मॉल क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज हो जाएगा, है ना, तो वेरी लार्ज स्मॉल इंटीग्रेशन भी हमारा आ गया। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन की बात आ गई, तो ये जो 5th में जो वेरी लार्ज था वो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा लार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्ट्रा लार्ज हो जाएगा, और अल्ट्रा लार्ज हो जाएगा। और साथ ही 2-3 तरह के नए कंप्यूटर भी हमने इसमें जोड़ दिए, नोटबुक भी आ गया हमारा, लैपटॉप भी आ गया, और साथ में हमें एक बेहतर सुविधा मिल गई, क्या मिल गई, इंटरनेट भी मिल गया। इसके बाद देखें तो हमने इसकी मेमोरियाँ भी बढ़ाने की कोशिश की, है ना, पंच कार्ड हो गया, पंच कार्ड, पेपर टेप हो गया, उसके बाद मैग्नेटिक मेमोरी आ गई दूसरी पीढ़ी में, तीसरी में मैग्नेटिक में हमने वृद्धि कर दी, चौथी में हमने क्या कर दिया, फिर चौथी में हमने क्या कर दिया, फिर मैग्नेटिक टेप आ गई। ये देखो
उसमें वृद्धि कर दी तीसरी में। चौथी में हम क्या लेके आ गए, सेमीकंडक्टर लिया है। पांचवी में वर्चुअल लिया और एक ऑप्टिकल डिस्क लिया है। आगे बात समझ में। अब अगर हमारी मेमोरी चल रही है तो फिर इसकी गणना भी तो होती होगी। मेन उद्देश्य क्या था, गणना का। तो स्पीड किस तरीके से थी, इनकी गणना करने की जो क्षमता थी वो किस तरीके से थी। तो जो पहली जनरेशन का कंप्यूटर था, हमारी प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, वो गणना किस में करता था, मिली सेकेंड में। पहली पीढ़ी का करता था मिली सेकेंड में, दूसरी का काय में करता था माइक्रो सेकेंड में, तीसरी का काय में करता था नैनो सेकेंड में, चौथी का काय में करता था पिको सेकेंड में। ठीक है, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड। कोई डाउट? ठीक है, ये था हमारा अभी तक का पूरा चीज। अब हमें क्या है, इनकी विशेषताएं हमारी रह गई हैं, इनकी हमारी विशेषताएं रह गई हैं। साथ ही एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ भी अभी हमारी रह गई है, तो इसको मैं साफ कर दूं और वो दो चीज़ें जो हमारी आईएमपी बची हैं उनको भी मैं लिख देता हूँ। तैयार है सभी? आ गए? ठीक, तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, कंप्यूटर की 5 कितनी पीढ़ियाँ होती हैं, 5 पीढ़ियाँ होती हैं। कंप्यूटर का विकास वो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हमने पढ़ लिया कंप्यूटर के अंदर लगने वाले हार्डवेयर हमने पढ़ लिए। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो हमने पढ़ ली। कंप्यूटर की जो गणना स्पीड होती है वो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर लगने वाले सॉफ्टवेयर। क्या पढ़ने वाले हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में देखो जो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, इसकी जो भाषा थी वो कैसी थी, मशीनी भाषा थी, मशीनी भाषा थी। और इसमें जो लैंग्वेज चलती थी, कौन सी लैंग्वेज चलती थी, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी जो लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 से प्रदर्शित की जाती है। वहीं फिर हम बात कर लें तो सेकेंड जनरेशन का जो, और इसी को क्या बोला जाता है, निम्न स्तरीय भाषा। इसी को क्या बोला जाता है, निम्न स्तरीय भाषा। बाइनरी लैंग्वेज को ही क्या बोला जाता है, मशीनी भाषा या फिर निम्न स्तरीय भाषा। द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर था इसमें क्या आ गया हमारा, उच्च स्तरीय भाषा। इसमें क्या आ गई, उच्च स्तरीय। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, हाई लेवल लैंग्वेज। और मशीनी भाषा ही क्या हो जाती है हमारी, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसके साथ इसमें क्या आ गई, असेंबली भाषा और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, असेंबली भाषा इसमें जुड़ गई, किसमें, दूसरी पीढ़ी में। तीसरी में देख लो तो तीसरी में भाई साहब क्या जुड़ गया, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरे में क्या जुड़ा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथी पीढ़ी में वही हमारा क्या आ गया, GUI। GUI का जो फुल फॉर्म है CPCT में कई दफ़ा आ चुका है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, GUI का कंफर्म कर लीजिए। ग्राफिक यूजर इंटरफेस या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दोनों बहुत जगह देखने को हमें मिलते हैं। बाकी यू का तो इंटरफेस, आई का तो इंटरफेस होता ही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता ही है। उसके साथ हमें चौथी पीढ़ी में क्या मिल गया, एक और नई चीज़, यूनिक्स हमें मिल गया है। क्या मिल गया है, यूनिक्स। यूनिक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। लिनक्स भी, यूनिक्स भी सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे मिली सी भाषा। सी भाषा हमें कौन सी पीढ़ी में मिली, फोर्थ पीढ़ी में, फोर्थ जनरेशन में हमें क्या मिली, सी भाषा। सी भाषा को मैंने आपको बताया था कि किस तरह की भाषा है, ये एक प्रोग्रामेबल लैंग्वेज है। C++, जावा, पर्थ वगैरह ये सब जो आएंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, प्रोग्रामेबल लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, सी भाषा से क्वेश्चन हमेशा CPCT में आते ही हैं, तो सी का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो पर्सनल कंप्यूटर के लिए हमें क्या मिल गया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल गया। पर्सनल कंप्यूटर के लिए हमें क्या मिला, एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपना मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं इंटरनेट का, जैसा हमने बताया दिया 5वीं पीढ़ी में हमें क्या मिला, अपना इंटरनेट भी मिल गया। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी हमको यहाँ पे मिल गए। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी हमको 5th जनरेशन में मिल गए। ठीक है, तो ये हमें क्या मिले, इतने सॉफ्टवेयर हमको इन 5 पीढ़ियों में अब तक मिले। उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं 5 पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो कौन कौन से थे, उनके नाम भी कहीं ना कहीं आपके आ जाते हैं। तो फर्स्ट पीढ़ी का जो पहला कंप्यूटर था वो था हमारा ENIAC। क्या था, ENIAC और EDVEC, है ना। ENIAC और EDVEC अगर आपसे पूछा जाए कि पहली पीढ़ी का जो पहला कंप्यूटर था वो क्या था, तो ENIAC था, है ना। हालांकि ये ENIAC और EDVEC का भी फुल फॉर्म है, इस ई का भी फुल फॉर्म है, वो मुझे नहीं पता, आप उसको सर्च कर लीजिए क्योंकि इतना काम का नहीं, इतना डीप में हमें जाना भी नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि ENIAC या फिर ENIAC, है ना। तो पहली पीढ़ी का जो पहला कंप्यूटर था वो क्या था, हमारा ENIAC था। जबकि ये भी कहा जाता है कि जो पहली पीढ़ी का जो पहला वो कंप्यूटर था उसको बुलाता था अबेकस, है ना। अबेकस का जो उपयोग किया गया था वो किया गया था गणना के लिए, वो ऐसे सितारे वाला जो होता है ना, वो किया गया था अबेकस। ठीक है, पर सही तरह से माना जाता है कि इसको ENIAC को।
दूसरी उसके बाद दूसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर आए वो आ गए फिर हमारी देखो मल्टीनेशनल कंपनियां फिर अपने आप बनने लगी, सॉफ्टवेयर बनाने लगी अपने हिसाब से, कंपनियां अपने हिसाब से अपने ब्रांड का कंप्यूटर बनाने लगी। तो जो पहली कंपनी जो इस क्षेत्र में कूदी उसका नाम क्या था, IBM। IBM को सॉफ्टवेयर कंपनियों के इतिहास का, उनके जो पीढ़ी है उसका कहा जाता है भीष्म पितामह। क्या कहा जाता है, भीष्म पितामह। IBM इतनी बड़ी कंपनी है जो इस पीढ़ी से लेके आज तक भी अपना वर्चस्व इस इंडस्ट्री में कायम रखे हुए हैं। IBM का फुल फॉर्म आ जाएगा, लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो IBM का पीढ़ी, IBM कंपनी का कंप्यूटर आ गया IBM 140। उसी के साथ क्या आ गया हमारा PDP 08। किस पीढ़ी में आ रहे हैं ये सब, द्वितीय पीढ़ी में आ रहे हैं। किस पीढ़ी में आ रहे हैं, द्वितीय पीढ़ी में आ रहे हैं। तृतीय पीढ़ी में भी IBM ही कूदी। IBM ने क्या लिख लिया, क्या निकाल दिया अपना IBM 360 कंप्यूटर। उसके साथ PDP ने भी क्या निकाल दिया अपना PDP 11। दो ही कंपनियों के कंप्यूटर अभी तक आ रहे हैं। उसके अलावा चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर देख लो। चतुर्थ पीढ़ी में आ गया हमारा एप्पल। इसको नहीं याद रखते हुए किसको याद रखना हमें, एप्पल को हमें याद रखना है। ठीक है, एप्पल PC आ गया। किस पीढ़ी में आ गया था भाई साहब एप्पल PC, फोर्थ पीढ़ी में, फोर्थ जनरेशन में एप्पल कंपनी के कंप्यूटर यानी कि एप्पल कंपनी के पर्सनल कंप्यूटर आने लग गए थे, है ना। और इसके बाद देखो IBM PC, यहाँ भी IBM कम नहीं पड़ी। IBM ने भी अपना पर्सनल कंप्यूटर निकाल दिया। ठीक है, IBM ने भी अपना पर्सनल कंप्यूटर यहाँ पे निकाल दिया। तो PC के अगर बारे में अगर पूछा जाए कि पर्सनल कंप्यूटर जो थे वो किस पीढ़ी में आने लगे, तो फोर्थ जनरेशन में PC बहुत ज़्यादा तादाद में आने लगे। फिफ्थ जनरेशन में देख लो, यहाँ भी IBM कम नहीं पड़ेगी। IBM ने अपना नोटबुक निकाल दिया। क्या निकाल दिया, IBM ने अपना नोटबुक निकाल दिया। सुपर कंप्यूटर भी आने लगे। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि सुपर कंप्यूटर किस जनरेशन में आने लगे, तो फिफ्थ जनरेशन में सुपर कंप्यूटर हमारे आने लगे। इसी के साथ एक और आने लगा हमारा टाइटेनियम PCB। किस में आया, फिफ्थ जनरेशन में ही आया। टाइटेनियम PCB हमारा किस जनरेशन में आया, फिफ्थ जनरेशन में ही आया। तो ये सारी बातें थी। आशा करता हूँ आप सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है। देखो क्या करना है कि ये जो डाटा है बहुत बड़ा विस्तृत डाटा है। इस डाटा को आपको लिख लेना है, कहीं पे कॉपी में आपकी नोट्स के रूप में लिख लेना है, और इसको आपको आराम से शांत दिमाग से पढ़ना है। क्योंकि यहाँ मैं बोले जा रहा हूँ, आप सुने जा रहे हैं, तो कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई अभी यहाँ पे, मैंने आपको बताया IBM का फुल फॉर्म, GUI का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। साथ ही मैंने आपको यहाँ पे एप्पल के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद चलो तो यूनिक्स के बारे में बताया था, C मैंने बताया था किस तरह की लैंग्वेज है ना। तो जो चीज़ें मैं आपको अदर बता रहा हूँ, जैसे OP का मतलब मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। उसके बाद चलो देखो बाइनरी मैंने आपको बताया थी, बाइनरी भाषा को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, इंग्लिश में इसी को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप सीखेंगे धीरे धीरे, आप इनको जब लिख के जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और अपने मन से डर निकाल दीजिए कि ये सारी चीज़ें पढ़ के हम पास होने वाले नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले वाली जो बैचें थी उनमें से जिन बच्चों के मन में ये डर नहीं था वो सब पास हो गए, सब पास हो गए। और प्रूफ भी मैंने आपको सभी को दिखाया है। तो विश्वास आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो, अब हमें सिर्फ और यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इनकी विशेषताएं लिखनी है। पहली पीढ़ी से लेकर आखिरी पीढ़ी तक के कंप्यूटरों की विशेषताएं। दूसरी बात, इनके हमें लिखने उपयोग, किस किस क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। देखो इनका उपयोग तो सभी क्षेत्रों में सामान्य ही रहेगा, वैज्ञानिक, रक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, खत्म, और एक गणना। इन पांचों के अलावा कंप्यूटर का उपयोग आज तक किया ही नहीं गया। सिर्फ एक पीढ़ी में चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, एक पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी इनका उपयोग होने लगेगा तीसरी पीढ़ी से। ठीक है, तो यही है। उसके अलावा जो विशेषताएं हैं, अब देखो पांचवी पीढ़ी की जो विशेषता हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी हमारी, हम सभी जानते हैं, आकार छोटा हो गया, प्लस क्या हो गया, स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई। पहली पीढ़ी की विशेषता देख लो, इसकी बुराई देख लो, क्या हो जाएगा, आकार बहुत बड़ा, गणना में अधिक समय। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी। अब हमारा जो कंप्यूटर का जो इतिहास था वो खत्म हो गया। कंप्यूटर का जो पहला चैप्टर था वो आपने खत्म ही कर दिया। अब आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से जाएगा नहीं, ये मेरी आपको गारंटी है। कंप्यूटर का इतिहास आपने खत्म ही कर दिया। आज आपका पहला क्लास यहीं पे ऑफ हो गया। अब हम जो पढ़ने वाले सिर्फ दो ही तो चीज़ें हैं। आपको उपयोग पढ़ना है ना, किस किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया गया है। अब उपयोग दो, कितना सिंपल सा है, 5 चीज़ें मैंने आपको बता दी, रक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और एक गणना। खत्म। वैज्ञानिकों ने किया, रक्षा के लिए हमने कर दिया, गणना के लिए कर दिया, चिकित्सा में कर दिया, पर्सनल कर लिया, खत्म, कुछ भी नहीं है। अब उनको हमें इनको बांट देना है, किस किस पीढ़ी में किस किस के लिए किया। दूसरा हमने क्या करा, उसके अलावा इनकी बुराई और अच्छाई लिख देनी है। पहले की बुराई क्या थी कि इसका आकार बहुत बड़ा था, धीरे धीरे सुस्त तरीके से काम करता था, कहीं ले जा नहीं सकते थे। इसकी विशेषता में वही चीज़ें जुड़ जाएंगी, आकार छोटा है, स्पीड बहुत है, आराम से जेब में रख के भी लेके जा सकते हैं,
है ना। तो ये चीज़ें हमें अब लिखनी, 2 चीज़ें और लिखनी, उसके बाद आपका आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख दूँ, है ना, बने रहिए। चलिए, 2 चीज़ें हमारी यहाँ पे बच गई थी। एक मैंने क्या बताया था कि आपको इन 5 पीढ़ियों के जो कंप्यूटर थे उनके उपयोग प्लस इन 5 पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी विशेषताएं प्लस इनके गुण दोष, है ना, ये चीज़ें हमारी बच गई थी। तो गुण दोष का तो मैं आपको बिल्कुल मौखिक याद करा दूंगा, आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन चीज़ों को पढ़ लीजिए बस। देखो, उपयोग भी मैंने आपको बता दिया था कि गिने चुने उपयोग हैं, इससे ज़्यादा इनके उपयोग नहीं है। वैज्ञानिक रक्षा बताया था मैंने, दूसरी पीढ़ी का भी उपयोग काय में, वैज्ञानिक और व्यवसाय में, काय में, वैज्ञानिक और व्यवसाय में। तीसरी पीढ़ी में क्या आ गया हमारा, पीसी आ गया। तीसरी पीढ़ी में हमारा क्या आ गया, पर्सनल कंप्यूटर हमें मिलने अपने लगे, यानी कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए हमें कंप्यूटर यहाँ पे मिलने लगे। ठीक है, इसके बाद देख लो 4th में क्या हुआ, कंप्यूटर का जो उपयोग हुआ वो व्यवसाय उत्पादन होने लगा, व्यवसाय के रूप में कंप्यूटर का भी उत्पादन होने लगा। पहले कंप्यूटर का क्या होता था कि कुछ गिनी चुनी जगहों पे ही कंप्यूटर का आप उपयोग कर सकते थे, है ना। पर अब क्या, कंप्यूटर एक व्यवसाय के रूप में भी बाहर आने लगा, कंपनी आ गई बहुत सारी मैदान में, सब अपने अपने कंप्यूटर बनाने लगी। 5वें में क्या आ गया, इंटरनेट मिल गया, सोशल मीडिया मिल गया और हमारा खूब मनोरंजन होने लगा, और इसी के माध्यम से आज और आप सब बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। विशेषताएं देख लो भाई साहब, पहले की विशेषताएं क्या हो जाएंगी कि विद्युत यांत्रिक था, विद्युत से ही चलता था। पहला जो पीढ़ी का कंप्यूटर था वो भी कैसे चलता था, विद्युत से ही चलता था। दूसरी का देख लो, दूसरे में क्या हुआ, मेमोरी में, पहले में मेमोरी के लिए क्या लगता था, पंच कार्ड, है ना। दूसरे में क्या लगने लगा, मैग्नेटिक मेमोरी हो गई। तो मेमोरी और प्रोसेसिंग में हमने क्या कर दी, वृद्धि कर दी, है ना। तीसरी में क्या होगा, देखो तीसरी में सबसे अहम चीज़ आई, इसमें आ गया कीबोर्ड और मॉनिटर, कीबोर्ड और मॉनिटर, 2 चीज़ें इसमें नहीं आ गई। तीसरी का देखो, ये मल्टी वर्कर था, मल्टी वर्कर, यानी कि इसका उपयोग आप कई तरीकों से कर सकते थे, अलग अलग इसका आप उपयोग कर सकते थे। किस जनरेशन में, 4th जनरेशन में। 5वें में देखो, 5वें में आ गया हमारा प्लग एंड प्ले, बहुत आईएमपी चीज़ है। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है कि लगाओ और काम अपना चल लो, होता है नहीं होता है। माउस को यूएसबी से कनेक्ट करो, आपका माउस आराम से चलने लगेगा। मॉनिटर को यूएसबी से कनेक्ट करो, आपका चलने लगेगा, होता है नहीं होता। तो प्लग एंड प्ले का मतलब ये होता है कि आपने प्लग किया और आपका काम चालू हो गया, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये इनकी क्या थी, विशेषताएं थी। 5 पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनकी विशेषताएं थी। अब इनकी गुण और दोष देख लो। देखो, पहली पीढ़ी का जो दोष था वो क्या था कि इसका आकार बड़ा था, प्रोसेसिंग क्षमता कम थी, कहीं भी ले ला नहीं सकते थे। दूसरी का देख लो, दूसरी में क्या था कि इसका आकार तो थोड़ा छोटा हुआ, पर इसकी हमने क्या कर दी, प्रोसेसिंग में भी वृद्धि कर दी। तीसरी में देखो क्या करा, तीसरी में हमने क्या कर दिया कि जो इसकी संग्रहण क्षमता थी, इसकी मेमोरी थी, उसमें हमने थोड़ा सा और वृद्धि कर दी। चौथी में देख लो क्या कर दिया, चौथी में हम लेके आ गए पीसी, आप व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी पीसी का उपयोग कर सकते थे। ठीक है, 5वीं में हम लोग क्या लेके आ गए, 5वीं को सबसे बेस्ट पीढ़ी माना जाता है, क्योंकि इसमें आ गए हमारे पास छोटे छोटे कंप्यूटर, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर, जिनसे आप गति भी दे सकते थे। गति देने के साथ साथ आप उनको कहीं भी आसानी से ले जा ला सकते थे। अब देखो लैपटॉप कितनी प्यारी चीज़ है ना, तो इनको आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हो और अपना काम कर सकते हो। साथ ही गति भी देखो, सुपर कंप्यूटर की गति कितनी तगड़ी होती है, फटाक से सारे कंप्यूटर का 10-12 कंप्यूटरों का साथ एक साथ काम सुपर कंप्यूटर हमारा कर देता है ना। तो स्पीड हमारी किस में बढ़ी, 5th जनरेशन में हमारी स्पीड भी बढ़ गई। तो ये था कंप्यूटर का इतिहास। इससे ज़्यादा इतिहास डीपली आप कहीं पढ़ो भी मत, ना इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता है। अगर क्वेश्चन आना होगा तो आपका यहीं से आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा आपका, कि पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो किस सन से किस सन तक हमारा चला, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, है ना। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर हमारा कब से कब तक चला, 1942 से लेके तो 1955 तक, है ना। 1942 से लेके 1955 तक, 1956 से 1964, 1965 से 1975, 1976 से 1990, 1990 से अब तक खत्म। यहीं से एक क्वेश्चन सीधा टपक जाएगा, या ये पूछ लेंगे कि पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा था, तो बोल देना सीधे एनिएक और एडविक। एनिएक था। 5वीं में क्या गया, सुपर कंप्यूटर आ गया। 5वीं में क्या विशेषता आ गई, प्लग एंड प्ले की विशेषता आ गई। 5वीं में हम क्या करने लगे, कंप्यूटर को हम जेब में रख के भी घूमने लगे, कहीं भी ले जाके, है ना। स्पीड हमें बहुत तगड़ी मिलने लगी। तो ये विशेषताएं आपको आराम से याद हो जाएंगी, और उपयोग तो इतने आसान है, रक्षा विज्ञान, पर्सनल, इंटरनेट, खत्म। तो ये था आज का हमारा कंप्यूटर का इतिहास। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के, और आप लोग निरंतर कक्षाएं, आगामी जो कक्षाएं हैं उनको भी लेने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जुड़े रहिए, बिल्कुल आप इस चीज़ से निश्चिंत हो जाइए, आपकी CPCT क्लियर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से हमारी है ना। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको आने वाली जो कक्षा हैं उनके नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल जाएंगे, है ना। तो जुड़े रहिए,
और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके गांव दोस्त जो दूर दराज के इलाकों में किसी कारण से रहते हैं और उनके पास अच्छी कोचिंग की सुविधाएं नहीं है ना, या जो कोचिंग वाले हैं लोकल एरिया में ज़्यादा पैसे की मांग करते हैं, सेंटर वाले ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, तो उन तक ये चीज़ें फैलाओ और उनको आसानी से CPCT पास करने में आप कहीं ना कहीं मदद करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।